आज फैसला होकर रहेगा सुरेश। रोज रोज की चिक चिक से अच्छा है कि आज सब कुछ आधा आधा बट जाए। पक्का मकान, अनाज के ड्रम, बाड़े की गाय, सब आधा आधा। भैया, ऐसा मत कीजिए। अगर आपको लगता है कि मुझसे कोई गलती हुई है तो मुझे मार लीजिए, पर इस घर के टुकड़े मत कीजिए। बापू जीवित हैं, उनका दिल टूट जाएगा। अरे वाह देवर जी, बड़ी बड़ी बातें मत बनाओ। जब काम करने की बारी आती है तो बीमार बन जाते हो, और जब संपत्ति की बात आए तो संस्कार याद आ जाते हैं। रमेश जी, किसी की मत सुनिए, आज हिसाब पूरा होना चाहिए। दीदी, कम से कम बापूजी की उम्र का तो लिहाज करो। उन्होंने अपनी खून पसीने की कमाई से यह घर बनाया था। आज उनके ही सामने उनके घर के दो टुकड़े कर रही हो। तू मुझे मत सिखा छोटी, हम बेवकूफ नहीं हैं जो दूसरों का बोझ पूरी जिंदगी उठाएं। आंगन के कोने में एक पुरानी खाट पर बैठे 60 साल के दीनदयाल जी चुपचाप ये सब देख रहे थे। उनकी आंखें पथरा चुकी थीं। उनके पास बस एक पुराना जंग लगा लोहे का बक्सा पड़ा था। बापू, तुम चुपचाप क्यों बैठे हो? बताओ, इस पक्के मकान में कौन रहेगा और पिछला कच्चा कमरा किसे मिलेगा? और हाँ, इस पुराने बक्से में क्या छुपा रखा है तुमने? रमेश, सुरेश, तुम दोनों ने घर के बर्तन, अनाज, जमीन, यहाँ तक कि गाय बछड़े तक को आपस में बांट लिया। लेकिन मेरा क्या? मुझे किस हिस्से में रखोगे? क्या मेरा भी आधा आधा बंटवारा करोगे? बापूजी, आप तो दो रोटी कहीं भी खा सकते हो। हाँ बापू, तुम सुरेश के साथ रह लो। वैसे भी यह तुम्हारा लाडला है। बापू, मुझे यह पक्का घर नहीं चाहिए, न मुझे जमीन चाहिए। अगर आप मेरे साथ रहेंगे तो मेरे लिए दुनिया की सबसे बड़ी संपत्ति यही होगी। हाँ बापूजी, हम रूखी सूखी खा लेंगे, लेकिन आपको कभी दुखी नहीं होने देंगे। चलिए हमारे साथ। फैसले की मुहर लग चुकी थी। रमेश और उसकी पत्नी सुनीता को मिला चमचमाता पक्का मकान, उपजाऊ खेत और तिजोरी। वहीं सुरेश, सविता और बूढ़े बापू के हिस्से आया गांव के किनारे का एक कच्चा मकान और बंजर जमीन। सुरेश बेटा, इस लोहे के बक्से को पकड़ो। यह मेरी जिंदगी की सबसे आखिरी धरोहर है। हाँ हाँ, ले जाओ ले जाओ। इस कबाड़ के बक्से में जंग लगे तालों और फटे कपड़ों के अलावा कुछ नहीं है। बड़ा खजाना भरा है इसमें। 6 महीने बीत गए। पक्के घर में रहकर भी रमेश और सुनीता खुश नहीं थे। लालच की वजह से दोनों में रोज झगड़े होते थे। खेत में फसल बर्बाद हो चुकी थी और रमेश कर्जे में डूब गया था। दूसरी तरफ सुरेश और सविता ने दिन रात मेहनत करके अपनी बंजर जमीन को उपजाऊ बना लिया था। उनके कच्चे घर में गरीबी जरूर थी, लेकिन सुकून और अपने पिता का आशीर्वाद था। एक रात दीनदयाल जी की तबीयत बहुत ज्यादा बिगड़ गई। सुरेश बेटा, उस लोहे के बक्से की चाबी मेरे इस गले की माला में छिपी है। मेरे जाने के बाद ही इसे खोलना और सबको दिखाना। दीनदयाल जी हमेशा के लिए आंखें मूंद चुके थे। गांव के सरपंच और बुजुर्गों की मौजूदगी में जब वो पुराना लोहे का बक्सा खोला गया तो उसमें से निकले कागजात देखकर हर किसी की आंखें फटी की फटी रह गईं। गांव वालों सुनो, दीनदयाल जी के नाम पर शहर से सटी हुई 10 बीघा की बेशकीमती जमींदारी संपत्ति थी, जिसे उन्होंने आज तक छुपा रखा था। इस वसीयत में लिखा है, यह संपत्ति उस बेटे की होगी जो धन दौलत से ज्यादा अपने बाप और रिश्तों की इज्जत करेगा। इसलिए पूरी संपत्ति का मालिक सुरेश होगा। हाँ, यह क्या हो गया? 10 बीघा जमींदारी! हमने पक्के मकान के चक्कर में करोड़ों का खजाना खो दिया। बापू, मुझे माफ कर दो। सुरेश भाई, मुझे माफ कर दे।
मैं लालच में अंधा हो गया था। भैया रो मत। बापू ने जो दिया वो उनकी कृपा थी, लेकिन मेरे लिए आज भी आप बड़े भाई ही हो। यह जमीन जायदाद आपकी ही है। हम सब फिर से एक साथ रहेंगे। सुरेश के बड़े दिल की वजह से पूरा परिवार एक ही छत के नीचे फिर से रहने लगा था। लेकिन कहते हैं ना कि सांप की केंचुल बदलने से उसका जहर खत्म नहीं होता। रात के अंधेरे में जब सुरेश और सविता बेफिक्र सो रहे होते, तब घर के पिछले कमरे में रमेश और सुनीता एक नई साजिश का ताना बाना बुन रहे होते। आप तो सच में बेवकूफ बन गए। वो 10 बीघा की कीमती जमीन सुरेश के हाथ लग गई और आप यहाँ उसके टुकड़ों पर पल रहे हैं। अरे तो क्या करूं? वसीयत बापू ने उसके नाम लिख रखी थी। गांव वालों के सामने सरपंच ने कागजात पढ़े थे। वसीयत ही तो है, कोई भगवान का लिखा तो नहीं। सुरेश तो अंगूठा छाप और सीधा साधा है। आप तो थोड़े पढ़े लिखे हैं। अगर हम उसे धोखे से किसी कागजात पर दस्तखत या अंगूठा लगवा लें तो पूरी जमीन हमारे नाम हो जाएगी। फिर इस सुरेश और सविता को धक्के मारकर घर से बाहर निकाल देंगे। बात तो पते की कह रही हो सुनीता, लेकिन सरपंच वो बहुत तेज आदमी है। वो नजर रखे हुए है। अरे सरपंच को कौन बताएगा? हम सुरेश को मीठी बातों में फंसाकर शहर के वकील के पास ले चलेंगे और काम तमाम। अगले ही हफ्ते रमेश ने अपनी चाल चल दी। उसने बड़े प्यार से सुरेश को अपने पास बुलाया और चेहरे पर झूठी हमदर्दी लाकर बात शुरू की। अरे सुरेश, देख, बापू की दी हुई जमीन बहुत बड़ी है। खेती के लिए सरकार से मुआवजा और बीज का लोन मिल रहा है। शहर से एक अफसर आया है। इस कागजात पर बस एक साइन चाहिए, फिर तेरे खाते में सीधे 5 लाख रुपए आएंगे। भैया, मुझे तो इन कागजों की समझ नहीं है। आप जो कहेंगे मैं कर दूंगा। आप तो बड़े भाई हो, मेरा बुरा थोड़ी सोचोगे। पर भैया जी, एक बार सरपंच जी को दिखा लेते तो। अरे छोटी, तू हर बात में सरपंच जी को क्यों घसीटती है? क्या तुझे अपने जेठ जी पर भरोसा नहीं है? अगर देर हो गई तो सरकारी मदद हाथ से निकल जाएगी। सुरेश ने बिना कुछ सोचे समझे रमेश के लाए हुए उन कागजात पर दस्तखत कर दिए। उसे क्या पता था कि वो लोन के कागज नहीं, बल्कि जमीन की गिफ्ट डीड दान पत्र थी, जिससे पूरी संपत्ति रमेश के नाम ट्रांसफर हो रही थी। दस्तखत मिलते ही रमेश और सुनीता का असली रूप बाहर आ गया। अगले ही दिन सुबह रमेश ने सुरेश का सामान उठाकर आंगन में फेंक दिया। भैया, यह क्या कर रहे हो? सामान बाहर क्यों फेंक रहे हो? भैया मत कह मुझे। अब यह घर और 10 बीघा जमीन मेरी है। कल तूने जिस कागज पर साइन किए थे वो जमीन मेरे नाम करने का कागजात था। अब निकल यहाँ से। दीदी, यह क्या अन्याय है? हमने तो आपको अपना मानकर गले लगाया था। तुम लोग तो बेवकूफ हो। ये भी नहीं समझ पाए कि हम दोनों ने उस दिन नाटक किया था, क्योंकि तेरे नाम पे वो कीमती जमीन जो थी, लेकिन अब तो वो हमें मिल गई है। अब तुम दोनों निकलो यहाँ से, समझे? रमेश और सुनीता अपनी जीत का जश्न मना ही रहे थे कि तभी गांव के सरपंच रामदीन 2 पुलिस वालों और तहसील के पटवारी के साथ आंगन में आ पहुंचे। सरपंच साहब, आप पुलिस के साथ? हाँ रमेश, तुम्हारी इस नीच चाल का अंत करने आया हूं। आप मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। देखिए, सुरेश ने खुद यह जमीन मेरे नाम की है। मेरे पास दस्तखत किए हुए कानूनी कागजात हैं। रमेश, तुम भूल गए थे कि तुम्हारे बापू दीनदयाल जी तुमसे ज्यादा चतुर थे। जब उन्होंने सुरेश के नाम वसीयत बनाई थी, तभी उन्होंने मुझसे एक गुप्त वसीयत बनवाई थी। उस ट्रस्ट डीड के मुताबिक
सुरेश अगले 5 साल तक इस जमींदारी संपत्ति को ना तो किसी को बेच सकता है, ना दान कर सकता है और ना ही किसी के नाम ट्रांसफर कर सकता है। अगर 5 साल से पहले कोई ऐसा कागज बनता है तो वह कानूनन रद्द माना जाएगा और ऐसा करने की कोशिश करने वाले पर धोखाधड़ी और फंदेबाजी का मुकदमा दर्ज होगा। और इतना ही नहीं, सरपंच जी ने इस जमीन पर पहले से ही स्टे ऑर्डर लगवा रखा था। रमेश, तुमने जो कागजात बनवाए हैं वे पूरी तरह से फर्जी और गैर कानूनी हैं। रमेश, तुमने अपने भाई के साथ धोखाधड़ी करने की कोशिश की है। चलो थाने। नहीं पुलिस साहब, हमें छोड़ दीजिए, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। सरपंच साहब, हमें माफ कर दीजिए। माफी अपने बापू से मांगो सुनीता, जिनकी आत्मा आज भी देख रही है कि तुम दोनों लालच में कितने अंधे हो चुके हो। पुलिस रमेश को पकड़कर ले जाने लगी। जिस पक्के मकान और जमीन को हथियाने के लिए रमेश और सुनीता ने इतनी बड़ी चाल चली थी, उसी चाल में फंसकर रमेश जेल की सलाखों के पीछे पहुंच गया। सुनीता गांव वालों के सामने मुंह दिखाने के लायक नहीं रही और हाथ मलती रह गई। एक बार फिर साबित हो गया कि सच्चाई और ईमानदारी के रास्ते पर चलने वालों का रक्षक खुद ईश्वर किसी न किसी रूप में बनकर आता है।